हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th वालों के लिए आज जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आप लोगों के ग्रेविटेशन चैप्टर किसी किसी के चैप्टर से स्टार्ट हो चुके होंगे। आपको लगता होगा कि ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो काफ़ी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बिकॉज उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं देखता हूँ कि इस चैप्टर में आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपके क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर समझते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है तो आपको अच्छी तरीके से पता है, और आपने बहुत बार ये कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत बार आपने देखा होगा कि एक न्यूटन जो है एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वो एप्पल अचानक से नीचे गिर जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो देखा जाता है कि आंसर ये मिलता है कि अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट कर लिया। तो जिस फोर्स से वो एप्पल को अट्रैक्ट करता होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ऐसा क्या होता है कि एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी ओर? बिल्कुल होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो अर्थ का जो मास है काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होती है उसकी जो मास है, तो एप्पल अर्थ को नहीं खींच पाता। सिंपल सा आंसर है ना भाई। तो हमसे ये नहीं पूछने जाना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन एंड समथिंग, इसके अंदर न्यूमेरिकल चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का है, ये आप रीड करेंगे। इसके अंदर कह रहा है ना, आइजैक न्यूटन कुड ग्रास्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिस फोर्स से मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ को खींचती है ना, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कह रहा कि इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मेन वर्क यहाँ पे हमें पढ़ना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। आपने तो देख लिया कि पृथ्वी अर्थ जिस फोर्स से अपनी ओर खींचती है उसको ग्रेविटेशन, मतलब अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं। उस ग्रेविटी के कारण से उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेता है। अगर हम चल रहे हैं अर्थ के ऊपर या हम अर्थ पे टिके हैं तो भी हमें खींच रहे हैं, हम भी उसको खींच रहे हैं, लेकिन उसकी मास इतनी ज़्यादा है कि हम उसको अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं। यहाँ पे बात आती है कि भैया एक वर्ड आपको मिलता है जो कि मिलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशन तो आप देख लीजिए। कह रहा है ना कि मून गोज अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन, एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड रीचेज एट सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउन, है ना। तो ड्यू टू मतलब जब जाता है तो उसके ऑपोजिट एक फोर्स काम कर रही होती है जो उसको अपनी ओर खींचती है और उसकी वेलोसिटी को कम कर देती है, राइट। तो वो जो है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट को। जब अगर उसके ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो सम टाइम बाद वो जब एक मैक्सिमम हाइट को अटेंड करके फिर उसकी वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है तो फिर से कहाँ पे आ जाती है, फिर वो अर्थ पे आ जाती है। ठीक है, इज द फोर्स सेम इन बोथ केसेस? किस केसेज में? करेगा ही टॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल एंड कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, इज द फोर्स द सेम इन बोथ केस? ही है ना, ही कंजेक्चर दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस, बट डिपेंड करता है कि किसका कितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसको स्मॉल जी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ और मून के तुलना में आपको पता है कि अर्थ का जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे उसको फाइंड भी करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे 1/6 लेस होता है आपका मून का, तो वेट में भी फर्क आ जाता है। अर्थ पे अगर आपका वेट 60 है, ठीक है ना, 60 न्यूटन है, तो समझ लो आपका मून के पास जो वेट होगा वो 1/6 कर दीजिए। ठीक है, तो 60 का 1/10 क्या हो जाएगा, 1/6 कितना हो जाएगा, तो आपके पास वही 60 इंटू 1/6 10 न्यूटन वेट होगा वहाँ पे। इतने का फर्क हो जाता है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ग्रेविटेशन क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी तरफ खींच रही है, इसका मतलब उसने ज़्यादा फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट ने कम फोर्स लगाया। अब यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे किसी सेंटर पे मूव कर रहा होता है, तो इस फोर्स ये मूव करता है। अगर यहाँ पे मान लो अगर फोर्स ना लगे, इस चीज़ को आप मूव करा रहे हो और ये फोर्स ऐसे मूव करता रहेगा जब तक आप फोर्स रखा हुआ, इसको छोड़ोगे तो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ कहीं दूसरे तरफ चला जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है। आप कब कब इसको देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आप साइकिल किसी सर्कल पे चला रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, सर्कल पे चलाते समय आपको झुक जाना पड़ता है, क्योंकि एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होता है और आपके बीच में
वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर वो अनबैलेंस होता है तो आप गिर जाओगे, नहीं तो चल नहीं पाओगे। ठीक है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। इस चीज को देखना है, ये देख रहे हैं ना, है ना, चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ऐसे मूव करो, मूव करते करते क्या है, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम कर रहा है। जैसे आप छोड़ोगे तो ऐसे मूव करके दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि उस समय उसकी वेलोसिटी होती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है ना। तो चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उसके कारण उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है सेंटर के टुवर्ड्स, तो एक फोर्स जो है सेंटर की तरफ खींचा जाता है, एक फोर्स लगती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। किसी भी सर्कुलर पाथ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। तभी आप देखते होंगे कि कोई रोड या कोई भी चीज़ अगर कंस्ट्रक्ट होती है तो आप वहाँ पे क्या देखते हो? वहाँ पे आप यही देखते हो ना, जैसे रोड अगर मूव कर रहा है कहीं पे, तो वो मूव करते करते वो रोड जो है ना इस तरीके से हो जाता है, जहाँ पे उसका जितने दूर में सेंटर होता है उस एंगल से उसको मूव करा दिया जाता है ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए रोड को ही झुका दिया जाता है, ताकि कोई भी गाड़ी तो ऐसे मूव नहीं करेगा इस तरीके से अपने आप से। मान लो साइकिल है, टू व्हीलर है, वो मूव करते से अपने आप को डाउन कर लेगा, लेकिन जो 4 व्हीलर है वो नहीं मेंटेन करने के चक्कर में क्या करते हैं, उसको हम रोड को ही उस सेंटर, उस एंगल पे मूव कर देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से ही रोड जहाँ मूव कर रही होती है वहाँ पे क्या करोगे, देखना कि ये झुका हुआ होता है रोड। ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो पढ़ना है हमें मेन यहाँ पे इस सब में, इसमें कुछ नहीं, हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सिंपल एनसीईआरटी से फोकस कर रहे हैं, एनसीईआरटी में जो आपके लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से कर सके। हमारे पास हमें पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में है वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। ठीक है। कराने एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स, एक फोर्स से खींचती है विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है ना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। सपोज दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट। इसका मास जो है कैपिटल एम है, इसका मास आपका स्मॉल एम है। बोल रहा है ये ऑब्जेक्ट भी इसको अपनी ओर खींचती है और ये भी अपनी ओर इसको खींचती है। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। डिपेंड करता है कि मास किसका ज़्यादा है। ठीक है। मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कह रहा है कि वो किस फोर्स से खींचती है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, मतलब मास 1 एंड मास 2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से लेना पड़ता है। अगर अर्थ है तो अर्थ के सेंटर से वो मास, उस डिस्टेंस को हम कवर अप करेंगे। ठीक है। क्लियर हो गई बात है? ये लाइन आपको लिख लेना है। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। जब भी पूछेगा तो ये लिखना है, और इसको मैथमेटिकली इसको कैसे हम दिखाएंगे वो आपको उस पे डिपेंड करता है। तो हम चलते हैं, इसको जरा मैथमेटिकल दिखाते हैं। मैथमेटिकल क्या है, कैसे इसको प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इस लॉ को, उसको देखिए। ठीक है। मैथमेटिकली हम देखते हैं इसको। आइए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी को मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या देखा कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये ऑब्जेक्ट मान लो m है, कैपिटल M है। ठीक है। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अगर मून को लेकर चले तो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, या अदर ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो। इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है। ठीक है। पहला बात क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, हम इसको प्रूफ करें यूनिवर्सल लॉ। ध्यान लीजिए, आप 3-4 बार इसको प्रूव करो और ये आपके टिप्स पे होगा जब भी आप सॉल्व करोगे। क्या है, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर एट अ कांस्टेंट फोर्स, एंड दिस फोर्स इज, मतलब एक फोर्स लगता है इसमें,
ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास का, चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड सेकेंड बात कहता है इन्वर्सली, मतलब इन्वर्सली में 1/, या डिस्टेंस के स्क्वायर का। ये पहला, ये दूसरा, लॉ का 2 पॉइंट्स है, दोनों फोर्स के बराबर है। हमने क्या किया, इस फोर्स को इक्वल रख लिया, है ना, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पहले भी प्रोपोर्शनली रखते हैं, M कैपिटल M बाई डी स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेना पड़ता है जो होता है कैपिटल G। तो हम इसको क्या लिखेंगे, F इक्वल्स टू कैपिटल G M अपॉन में डी स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला बन गया। इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है G की वैल्यू, तो F डी स्क्वायर अपॉन में M इंटू M इससे निकाल लिया जाएगा। क्लियर हो गई बातें। ये तो तब था जब एक ऑब्जेक्ट कहीं और है, दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में हम फोर्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है कोई, मतलब ये अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे टिका हुआ है। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस को रेडियस मानोगे ना, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M, तो वाला F बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G तो है ही है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब M, और इसके बीच की डिस्टेंस रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर, ये बन जाएगा फोर्स। ये रेडियस किसका, अर्थ का रेडियस है, तो अर्थ अगर मून का है तो मून का रेडियस, ठीक है। और ये कैपिटल G की वैल्यू अगर निकालना है तो FR स्क्वायर अपॉन में M हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कहीं पे R स्क्वायर कहीं पे D स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको ये करना है कि इस ग्रेविटेशनल लॉ को याद करना है, ये डायग्राम बनाने हैं, और डायग्राम बनाने के बाद जस्ट आपको जैसे हमने बताया वो चीज़ आपको लिख देना है। और इसमें भी वही चीज़ लिखा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए इसके, ये हो गया पहली पॉइंट। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दोनों को मैच कर दिया, मतलब एक साथ मिला दिया, F M इंटू M। और जब हम इसको और नीचे चले गए यहाँ पे, ये देखिए, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया F G MM बाई डी स्क्वायर। क्लियर हो गया, F इंटू डी स्क्वायर लिया, G से वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ये चीज़ आपको बता रखे हैं। तो इस चीज़ को बार बार प्रूफ कीजिए और ये कैपिटल G की वैल्यू हो जाएगा, आपको निकाल के दिखाने नहीं है। ऐसा यूनिट G का मतलब होता है कि आप जो फोर्स का है, जैसे मान लो फोर्स का न्यूटन हो गया, D मतलब डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो गया, और दोनों मास को kg इंटू kg स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप कभी भी ये मत सोचना कि जो हमने डिस्टेंस निकाला है, मतलब ये जो मास है वो वेट से आप लोग तुलना कर लेते हो, वेट न्यूटन होता है, फोर्स के बराबर होता है। यहाँ पे अगर आप kg लिखोगे, यहाँ पे kg लिखोगे, और यहाँ पे न्यूटन लिखोगे, और डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर, और मीटर का स्क्वायर, तो आप अगर इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो n मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये चीज़ें आपका क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटी, मतलब G की वैल्यू, ठीक है। G जो होता है वो उसकी वैल्यू आपको याद रख लेना है, और ये वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोला जाता है। इस वैल्यू को आप रट लीजिए, हमेशा के लिए रट लो, ताकि इससे बेनिफिट ये मिलेगा, जब भी इसके न्यूमेरिकल में आप क्वेश्चन करने जाओगे तो यही वैल्यू डालना होता है। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी देखा, उसको हमने प्रूफ कर दिया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एट अ कांस्टेंट फोर्स, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उससे हमने F का फॉर्मूला GMM अपॉन में डी स्क्वायर करा, G का फॉर्मूला अगर निकाला तो F डी स्क्वायर अपॉन में MM करके जब हमने वैल्यू कैलकुलेट करा तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ऐसा यूनिट से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप फॉर्मूला निकाल के आप इसको ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमारा क्या देखा कि हमने देखा कि सर हमारा ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी
क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर है ना 9.1 एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मास, इस क्वेश्चन को करते हैं, एक क्वेश्चन को आपको कॉपी में 2-3 बार कर लेना, पहले तो फॉर्मूला प्रिंट कर मतलब प्रूफ करना, फिर इसको 2-3 बार करना था। मास ऑफ अर्थ मतलब कैपिटल एम की वैल्यू आपके पास आ गया, कैपिटल एम की वैल्यू हो गया ये वाला 6 × 10⁻24, तो ये वैल्यू हो गया कैपिटल एम की वैल्यू, दिस वन क्लियर होगी। एंड दैट द मून इज 7.4 10⁻20, मून का जो हो गया स्मॉल एम आ गया। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून मतलब ये डी आ गया, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू आपको 6.7 दे रखा है 10⁻11। अब आपको करना क्या होता है कि सीधा उस फॉर्मूला में डालना है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है। फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या देखा है, पहले देख रखा है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो हमने देखा है कि फोर्स जो हमारा होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, F(G)M(M)d²। अब इसमें सारी वैल्यू अगर डालते हैं ना, ठीक है ना, और मास को भी डालोगे, मास अब देखो जितना दे रखा है, जब मास हमने देखा तो उसके अंदर देखा कि मास हमारा जो दिया हुआ है वो 6 × 10⁻24 है, क्लियर हो गया, 6 × 10⁻24। अब ये दोनों वैल्यू जब यहाँ पे डालोगे, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, कॉपी में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। जब ये वैल्यू आप डाल लेते हो ना, ये वाला सॉल्व कैसे करते हो, यहाँ पे आके आप 9th क्लास वाले मिस्टेक करते हो और सॉल्व करने में क्या करते हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। तो मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका। आपको क्या करना है, इसमें से 6.7, 6 एंड 7.4 को एक जगह ले लेना है। 6.7 × 6 × 7.4 ये वैल्यू ले लिया हमने। जब ये वैल्यू हमने ले लिया तो आपको क्या करना है कि 3.84 स्क्वायर है तो इसको 2 बार यहाँ भी लिख लो, 3.84 × 3.84। बाकी की जो वैल्यू है जैसे 10⁻11, ये प्लस हो गया 24, ये प्लस हो गया 22 एंड 8 × 16, क्लियर हो गया ना। तो 10⁻16 ये माइनस कर ले, मतलब पूरी 10 की पावर को एक जगह पे सॉल्व कर लेना आप, क्लियर हो गया। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके 10⁻20 या 19 कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है यहाँ की वैल्यू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप अगर इस डेसिमल को भी हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ 2 मतलब 1 पे 4 जीरो लगा देना यहाँ पे, और नीचे 1 और 2 जीरो यहाँ, ये 2 से कट गया, हट गया। अब आपके पास डेसिमल की झंझट खत्म। अब आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तो आप इसके अप्रॉक्स आंसर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। आप ट्राई करके देखो, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन बेस्ट वे आपका यही है, जितने भी नंबर्स हैं उसको बाहर निकाल लेना है, नंबर के बाद जो ये वाला चीज़ है उसको भी बाहर निकाल लेना है, और 10 के पावर में जो भी चीज़ है उसको एक तरफ, अगर ऊपर है तो सभी चीज़ प्लस में एंड नीचे वाला चीज़ माइनस हो जाता है। जब सॉल्व कर लोगे इसको, वही काम जैसे आप करते आए हो इंटीजर्स वाले, तो ये आपसे क्वेश्चन बन के ये आंसर आ जाएगा। ग्रेविटेशन के क्वेश्चन को 2, 3, 4, 5 बार करोगे तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम अच्छी तरीके से ये पढ़ेंगे कि ये फोर्स जो इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ का, फ्री फॉल क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशन एक प्रोसेस है, तो भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है कि ग्रेविटेशन के कारण से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो ग्रेविटेशन के कारण क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर हमने आपको बता रखा है, और आप भी इसको अगर हम अभी अर्थ के ऊपर खड़े हैं और ये अर्थ पे खड़े इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी हमें खींच रही है, अर्थ हमें अपनी ओर खींच रही है, ठीक है, दान हम इस पर खड़े हैं, स्टैंड है। नहीं तो हम अगर इसका ग्रेविटी नहीं होता तो हम इस पर चल भी नहीं पाते, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं गिरता, हो सकता है ऊपर की तरफ जाता। हाँ, तो ये 4 पॉइंट्स है जिसको आप याद कर लेना है। क्या कह रहा है कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ,
ये जो ग्रेविटेशन है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण अर्थ की तरफ हमें बांध के रखता है, हम उसके साथ बंध के रखे हैं, या ऑल ऑब्जेक्ट उसके साथ बंध के रहता है। अगर मान लो सपोज दैट कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अभी अर्थ के पास है और मान के चलो यहाँ पे मून है, ठीक है। अब इसको हम अगर किसी तरीके से उसको फेंक के इसके ग्रेविटी में फेंक दे या इसे ग्रेविटी से पार करा दे तो ये दूसरे मतलब प्लेनेट के पास जो है ना मूव करते हुए उस वाले प्लैनेट के ग्रेविटी में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के साथ अगर बंध के है या वहाँ पे हम जा पाते हैं या हम कोई चीज़ भेज पाते हैं तो ये ग्रेविटी के ही यूज करके भेजते हैं, ठीक है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण से मून जो है चारों तरफ घूम पाती है ना, अराउंड द अर्थ। थर्ड पॉइंट है द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, मतलब कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। आपने देखा जितने भी 8-9 प्लैनेट्स हैं सब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, सन और मून के बीच में जब आता है तो एक डिस्टेंस के कारण ही टाइड्स उत्पन्न होते हैं, है ना, मतलब लहरें आती है समुद्र के अंदर। ये भी बात आपको अच्छी तरीके से पता है। तो 4 बातें जो आपको लिखने पड़ सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है ना। कोई भी, ये छोटा ये ऑब्जेक्ट है, ये भी हमें खींच रहा है, हम इसको खींच रहे हैं, हमें अर्थ खींच रही है, हम अर्थ को खींच रहे हैं, ऑब्जेक्ट अर्थ को खींच रहा है, लेकिन सब किधर जाएंगे, जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा जाएगा। लॉ क्या था, तो जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स। तो लॉ था, लॉ याद कर चुके हैं हम। ये 4 बातें इस पर याद कर लिए होंगे। अच्छी तरीके से नहीं याद किए तो इसको लिख लो, नहीं याद किए हैं तो इसका इम्पोर्टेंस, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे गिरती है ना, और वो एलोन गिरती है। तो फ्री फॉल का क्या मतलब है? तो आप इसको जब पढ़ लेना इसको, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स एलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर फ्री फॉल। मेरे पास फोन है ये, और ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को अगर हम नीचे गिरेंगे ना तो दोनों सेम टाइम में गिरेगा। अगर कोई हमारे पास पेपर है, ये पेपर और ये दोनों अगर हम एक टाइम में छोड़ेंगे फ्री फॉल गिरेगा। कॉन्सेप्ट यही है सिर्फ कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ अपनी ओर खींचती है, सब पे सेम फोर्स लगाती है, तो क्या ये छोटा ऑब्जेक्ट, ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है, ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी वेट कम है, इसकी वेट ज़्यादा है, मतलब इसकी मास कम है, इसकी मास ज़्यादा है, फिर भी दोनों एक ही टाइम में गिरेगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का सिंपल सा मतलब, सिंपल सा फंडा ये है, इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या जो ग्रेविटी लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता होगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि दोनों को एक ही फोर्स नीचे खींच रही है, तो इसमें तो इसका फोर्स आया ही नहीं, है ना, मतलब इसका इन दोनों के बीच का जो मास है वो तो आया ही नहीं। तो सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये मास नेगलेक्ट हो जाता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि पता है अभी तक पता है, हाँ ठीक है फ्री फॉल होता है। देख भी लेते हैं आपको देखना है, जब कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है ना, और मान के चलो आप लिफ्ट के धागे को हम कट कर देते हैं, कट करने के बाद आप वेट मशीन पे खड़े रहो, दोनों साथ गिरोगे तो आपका वेट जो है देखना 0 हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएंगे आप। ऑब्जेक्ट के साथ खींच रहे, दोनों पे सेम लग रहा है, ठीक है। अब हम उसको प्रूव करेंगे कैसे मास उसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। करंट change in the velocity falling object while falling there is no change in the direction motion of the object, but due to the earth's attraction there will be the change in the magnitude of the velocity. Any change in velocity involves acceleration. Whenever an object falls towards the earth an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth gravitational force. Therefore this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force.
है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल जी, एंड जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसी जी की बात कर रहे थे। अभी इस जी की हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कैसे मास को निगलेक्ट कर देता है। वी नो, है ना, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब देखो ध्यान से, अगर हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, लेट द मास ऑफ द स्टोन इन 9.2 बी द मीटर, वी ऑलरेडी, मतलब एक्टिविटी है, ऑलरेडी देयर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम जरा देखते हैं, बहुत हो गया ये चीज़ें, तो मैं मान लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल ले लेते, ले लो ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल लेंगे, फिर ध्यान सब समझिएगा। आइए यहाँ पे इस जगह पे हम एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो फ्री फॉल को समझने के लिए हम इस बात को पहले समझ लेते हैं कि फ्री फॉल है क्या, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्री फॉल समझ रहे हैं क्या है ये चीज़ें, ध्यान से देखो। आपको पता है कि एफ जो होता है ना, आपको क्या पता है, एफ जो है वो क्या है, फोर्स, ठीक है। तो अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो एफ बराबर होता है m इंटू जी, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की बात होती है। ये फोर्स उसी जगह से आया है, m इंटू ए से। ए वो था जब ज़मीन पे कोई चीज़ चल रहा था, है मोशन में, हम लोग वो चीज़ पढ़े थे। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जहाँ पे आया, जो चीज़ नीचे और ऊपर फेंका जाता है उस चीज़ में हमेशा जी की वैल्यू स्मॉल जी लेंगे ए के जगह पे। तो ये फोर्स है F इक्वल्स टू एम इंटू जी। एक चीज़ तो हमने ये पढ़ा। दूसरा बात हमने पढ़ा अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर F बराबर हमने पढ़ा कैपिटल जी और अर्थ का मास और कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बातें, ये बातें हमने पढ़ा। ये सेकेंड इक्वेशन है, चूंकि दोनों ही फोर्स है ना, तो दोनों फोर्स को हम एक जगह पे रख लेते हैं इकट्ठा। तो रखिए भाई, अगर 1 के बराबर में 2 को रखा जाए तो क्या होगा बताइए, m इंटू जी, दोनों m इंटू जी, और ये वाला क्या हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर। अब आ गई बात यहाँ पे कि सेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स m इंटू जी है और यहाँ पे जी एम एम डी स्क्वायर। ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है ना मास इंटू, मतलब मेरे ही ऊपर, मान के चलो मेरे ऊपर जो फोर्स है मास एंड जी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा होगा, और मान लीजिए F बराबर जी एम एम बाई डी स्क्वायर, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब हम ऑब्जेक्ट सेम है तो हम इस ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि जी जो लग रहा है ना, कैपिटल जी एम डी स्क्वायर, डी मतलब रेडियस, रेडियस का स्क्वायर अर्थ के केस में अगर हम देखते हैं तो ये देख लीजिए, ये किसी भी प्लैनेट पे लगने वाला ग्रेविटी है, किसी भी प्लैनेट पे लगने वाला ग्रेविटी है। अगर ये जी की बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये अर्थ के लिए भी जो अर्थ का मास है वो डालेंगे। अगर मून पे निकालना है तो मून का मास डाल दो, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लेट नेपट्यून और जो भी 9 प्लैनेट है सबके मास डालते जाइए, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकलता जाएगा, जी की वैल्यू निकलता जाएगा। क्लियर होगी ना। तो हमें देखा क्या कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसमें मास तो कहीं आ ही नहीं रहा उस ऑब्जेक्ट का। तो जब मास नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि दिस इज फ्री फॉल, है ना, मास का कोई रोल नहीं है। क्लियर होगी बातें। जब मास का रोल नहीं है, यहीं पे फ्री फॉल आपको डिफाइन होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये चीज निकाला है, कह रहा है वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, एंड m इंटू जी को बराबर रखा, g बराबर जी एम एम आर स्क्वायर हो गया। अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर एज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ तो परफेक्ट स्फीयर नहीं, आपको भी पता है, चिपता हुआ है, तो उसका जो रेडियस है, डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट पे। मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर इक्वेटर पे चले जाए, कहीं और चले जाए, तो उस जगह पे हमारा क्या होगा, उसका रेडियस कम हो जाएगा। तो हो सकता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में मतलब वेरिएबल आए तो हमारा वेट चेंज हो सकता है वहाँ पे, है ना। तो इसलिए करा इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल दैन द इक्वेटर फॉर मोस्ट। इस केस को ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है, अंडरलाइन करना जरूरी है। द अर्थ इज नॉट द परफेक्ट स्फीयर, दैट्स वाई क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है पोल के पास यानी इक्वेटर के पास ग्रेटर होती है, जिसके कारण से फॉर द मोस्ट केसेज, आप देखोगे क्या, यहाँ देखो कैलकुलेशन, वी कैन टेक जी बी मोर और लेस, लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। सो द नियर ऑफ द अर्थ बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज गिवन 9.7 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। हम फाइंड करेंगे आपके साथ और 9.8 निकालेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि
स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का मास का कोई रोल नहीं होता है। तो आपका आंसर मिल गया है और किसी को आप इस चीज़ को प्रूव करके दिखा सकते हैं। अगर ये बोले कि भाई देख एक जो है ना 1 kg का ऑब्जेक्ट है और एक जो है 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पेन को लेता हूँ और मैं यहाँ से अगर इसको पुट करता हूँ इस दोनों जगह से, तो आप कहोगे सर ये तो बाद में पहुंचा, क्योंकि ये पेपर है और पेपर को क्या हो रहा है, फ्रिक्शन मिल रहा है एयर का, एयर इसको रोक रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट को लोगे ना, जैसे कि मान लो ये वाला चीज़ है, ये यहाँ से पेन है, अब एक ढक्कन इसका अलग ले लो और इस दोनों को अगर एक जगह से आप अपने छोड़ते हो ना यहाँ पे, तो दोनों सेम जगह पे गिरेगा। आप करके देख लेना। अब इसका आंसर ऐसे मत देना कि हाँ यार गिरता है, अब गिरता होगा ऐसा क्या हो, लेकिन आपको आपके अपने उसको प्रूफ करके दिखाना है ना। आप 9th क्लास में उसको बोलना है कि देख फोर्स बराबर m × g होता है और फोर्स जो है ना यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बराबर Gm/m/d² होता है। m से m कट कर देना, दोनों को बराबर रख के g बराबर Gm/r² रख देना। रेडियस चूंकि हर जगह चेंज होता रहता है, इसलिए जब क्वेश्चन पूछे कि ऑब्जेक्ट का मास या ऑब्जेक्ट का वेट जो है ना इस जगह पे इतना है, तो इक्वेटर पर पोल पे डिफरेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्यों होता है तो आपको उसका आंसर देना है, क्योंकि रेडियस जो है चेंज हो जाता है। अगर रेडियस चेंज हो जाएगा, अगर रेडियस मान लीजिए चेंज हो जाएगा, तो डेफिनेटली है कि उसके कैपिटल जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू में चेंज हो जाएगा, राइट। तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप देखिए, ये है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो अभी जी का हमने फॉर्मूला निकाला था कि जी का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल जी m/r² होता है। मतलब मास ऑफ अर्थ आपको डालना है जिसके भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। तो हम अभी अर्थ पे अर्थ का निकालते हैं। तो अर्थ का जो हमारे पास मास है वो 6.7 10⁻⁻11 नहीं है, ये कैपिटल जी की वैल्यू है। जो याद करना है 6.673 था, जिसको डायरेक्ट 6.7 रख दिया गया है और 6 × 10⁻24 kg रख दिया गया है। ठीक है, ये लगभग मेरे ख्याल से कहीं कहीं पे 5.98 कुछ करके दिया होगा, लेकिन 6 के आसपास रख के 10⁻24 रख दिया है। ठीक है ना। और नीचे जो वैल्यू है 6.4 10⁻6 ये रेडियस है अर्थ का, इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद आप इसकी वैल्यू जब निकालोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको करना क्या है ये देखना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं कि इसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं इस पूरे वैल्यूज़ को। ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने कॉपी किया, कॉपी ऐसे, ये लीजिए, हमने इसको यहाँ से ये वैल्यू को कॉपी करते हैं ताकि वैल्यू हमें मिल जाए। ये चलिए, अब ये वैल्यू देखो, यहाँ पे हमारे पास 6.67 है। हमने क्या करना है, सिंपल हम इन सभी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हम 6.67 को यहाँ रखें, इंटू 6 को यहाँ रख दे और नीचे 6.4 को 2 बार रख दे, ये वैल्यू निकाल दिया। 10⁻⁻11 है और यहाँ पे है प्लस 10⁻24। तो मैंने 10 को अलग कर दिया और नीचे वाला 6 2 जा 12, सो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व अगर करेंगे तो 24 में से 12 गया तो 12 में से फिर 11 गया तो 1 आ गया, 10⁻1 आया आपके पास। तो हम वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए आराम से। देखो कैसे सॉल्व होगा। 6.7, अगर 6.7 की बात हम करते हैं तो यहाँ पे आ गया 6.7 इंटू में 6 अपॉन में 6.4 इंटू 6.4 और इंटू में 10 बच गया। अब देखो एक डेसिमल यहाँ से है, इसको हटा दिया इस डेसिमल से, एक डेसिमल बचा तो इस डेसिमल को हटाने के लिए एक जीरो और लगा दिया। मेरे पास जो वैल्यू आया वो 67 इंटू 6, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 42 के 2, 4 6 36 40, 402 एंड नीचे है 64, इसका ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 64 इंटू 64, 4 चौका 16 के 6, 1 6 चौक 24 1 25, 6 चौक 24 के 4, 2 6 36 और 2 38। ये कर लीजिए आप। 6 5 4 9, 8 10 के 0, 8 में 1 3 1 4, 4096। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्या, कैसे, तो देखो हमारे पास ऊपर वैल्यू है 402,
हमने ले लिया 402 और नीचे है 4096 इंटू में ऊपर 100 जीरो है 2 बारी। तो हमारे पास डिवाइड करने के लिए क्या आया 402 और 2 जीरो यहाँ डाल दिए, वैल्यू हमारे पास आ गया 4096। अब देखो 4096 में अगर 9 4 जा 36 होता है, मतलब 9 से अगर हम करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। 9 छक 54 के 4 5 9 में 81 5 86 के 6 8 और 9 चौक 36 36864 36864। 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया 9, 9 में से 6 गया 3 1 1, 11 में से 8 गया 3, अब ये बच गया 9, 9 में 6 गया 3, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास 9 आ गया। अब नहीं लगेगा डिवाइड 4096 नहीं लगेगा, डेसिमल डालो 0। अब देखो 9 से तो ये आया है, इसका मतलब 8 से ट्राई करके देखते हैं 4096 में 8 से क्या लगता है। 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 9 टे 72 4 76 के 6 हाथ में 7 और 8 चौक 32 32768 32768 ये वैल्यू आपके पास आया है। आराम से लग रहा है डिवाइड। 10 में से 8 गया 2, 15 में से 6 गया 9, 12 में से 7 गया 5, ये दोनों कट गए। अब आपको पता है इसके आगे कोई ना कोई वैल्यू आता रहेगा, अगर डेसिमल डालेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ वैल्यू आएगा। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, 0 पॉइंट नहीं लगभग 1 करके आएगा, क्योंकि अगर हम एक डेसिमल डालते हैं तो ये 1 आएगा। तो 9.8 लगभग अप्रोक्स आपके पास वैल्यू आ गया। और आप आंसर ही याद कर लो भैया, आपके पास आंसर याद होना चाहिए। अगर वैल्यू क्वेश्चन में पूछ देता तो इतने के लिए क्या जी की तो वैल्यू बोलेगा, कोई वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। तो उस केस में आपको स्मॉल जी की वैल्यू करने के लिए जी एम बाई आर स्क्वायर याद कर लो। जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10 का पावर -11 होता है, और मास जो होता है मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 10 का पावर 24 होता है, और नीचे में 6.4 इंटू 10 का पावर 6 का पावर 2 है। ये वैल्यू याद कर लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आता है, पहले 6.7 इंटू 6 करके इंटू 10 का पावर -11 प्लस 24 -12 करके, और नीचे में 6.4 इंटू 6.4 कर दीजिए, है ना। अब याद कर लेना, नीचे 402 और ऊपर 4096, ये बस ऊपर 00 डाल दीजिए और पॉइंट करके रख दीजिए, हो गया। डिवाइड दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिवाइड दिखाने का। अगर आप 3 4 5 बार 6 बार कर लीजिए, 4 5 बार तो याद हो गया था। जो कैलकुलेशन आपका फिक्स है, अर्थ के जगह पे मून तो देगा नहीं, जब देगा तो देख लेंगे, है ना। लेकिन जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू अगर यहाँ फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो यही का वैल्यू देगा। समझ में आ गया बात? बिल्कुल सर आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो जब समझ में आ गया तो आगे हम देखते हैं। ये टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी था, 9.8 हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। एसआई यूनिट की बात जहाँ तक होती है, मास है तो इसलिए केजी आएगा, है ना। और आर स्क्वायर रेडियस हो गया। तो यहाँ पे देखो जी की वैल्यू जो था वो कट कुटा के केजी के साथ हट गया, मीटर स्क्वायर तो न्यूटन, है ना। यहाँ पे देख लो 2 बार मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर भी खत्म हो गया। केजी का पावर 2 था, 1 केजी खत्म। तो यहाँ पे जी की वैल्यू मीटर पर, एक्सीलरेशन का ही होता है यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद कर लो। अब हमारे को जो पढ़ना है वो है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, मतलब हमें मोशन पढ़ना है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि इसके बाद का जो भी पॉइंट्स है वो मोशन के चैप्टर से एकदम मिलता जुलता है। बट मोशन में क्या था, अर्थ पे हम चल रहे थे, और जब हम अर्थ पे चलते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है, एक्सेलरेशन लगता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है फेंकेंगे तब भी उसमें 9.8 लगेगा, नीचे गिरेंगे तब भी 9.8 लगेगा, और जितना ऊपर जाएगा जितना टाइम लगेगा वहाँ से आने में उस जगह पे उतनी टाइम आपको लगता है, जाने का और आने का टाइम। समझ गए बात को? तो क्यों नहीं हम इस फॉर्मूला को देख ले जो हमने मोशन में पढ़ा था। तो आपने मोशन में क्या पढ़ा था फॉर्मूला, वो जरा सा देख लीजिए। मोशन में 3 फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको बोलते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac। हाँ जी सर याद आ गया, बिल्कुल सर यही पढ़ा था, यही पढ़ा था। ये बात आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या आपने पढ़ा था यही?
एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा नहीं था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम v माइनस यू अपॉन में t पढ़ा था, a बराबर, यस वही फॉर्मूला ना है ये, यही तो फॉर्मूला v माइनस यू बराबर अपॉन में t करके एक्सेलेरेशन था, यस सर। तो यही तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बन गया था। और s बराबर यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर आपने प्रूफ करा था, और वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s ये भी हमें पता है। अब ये तीन फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो जो फॉर्मूला बनेगा जहाँ भी a है, जहाँ भी a है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी a है उस a के जगह g रख दो। कहीं कहीं पे g की वैल्यू 9.8 लिखना होगा जब क्वेश्चन में दिए हुए हैं, नहीं g की वैल्यू 10 दिया है तो आपको 10 डालना है, कटिंग के चक्कर में वो दे देता है। तो जो न्यू फॉर्मूला इस तीनों का जो बना उसको ज़रा हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे ज़रा देखो। तो अगर हमारे पास नया जो फॉर्मूला बना वो बना ये वाला, देखो इसको हम ले लेते हैं यहाँ से भैया, कॉपी, चलते हैं वहाँ। अब इस जगह पे देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हम देखते हुए अब इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन इसके बराबर में क्या, तो मैं कहूँगा कि सर v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी। आप बोलो जी सर, ये कब होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन के अपोजिट या ग्रेविटेशन के एलोंग फेंका जाता है या गिरता है, तो उस जगह पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है s बराबर, s है इसका मतलब यहाँ पे ज़मीन पे डिस्टेंस की बात की जा रही है, मतलब ज़मीन पे हम दौड़ेंगे जाएंगे वहाँ की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर कितना जाएंगे और ऊपर से कितना आएंगे उसकी बात होगी। तो s के जगह पे आपको अब h की बात करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। तो जो न्यू फॉर्मूला हमारा बना ये बन गया। मतलब ये तब यूज होगा जब हमें न्यूमेरिकली, है ना, न्यूमेरिकली जब अर्थ के एलोंग ऊपर फेंका जाए या नीचे आए। इसीलिए इस टॉपिक्स का नाम, इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, इसी के बगल में लिख लो, एनसीईआरटी में जगह छोड़ा गया है वहाँ पे आप लिख लो, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस चीज़ का। मतलब इस जगह पे लिख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिख लेना है क्या, तो v बराबर u प्लस जी टी, यहाँ पर लिख लीजिए h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्वेश्चन देखिएगा कितना अच्छा से इस पे होगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। लिखने के बाद ज़रा हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल में, 3-4 न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आप करेंगे। फिर इसके बाद जो नया टॉपिक आ जाएगा वो मास एंड वेट का है। लेकिन इस टॉपिक्स तक का जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके रिलेटेड होंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में पहले सॉल्व करेंगे, देन इसके आगे के टॉपिक्स में एंटर करेंगे, ठीक है। या हो सकता है कि मास और वेट को फिनिश करके जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको बाद में कवर अप करें, ठीक है। तो या तो इस चीज़ को देखते हुए, मतलब ये न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व करेंगे ही, मास और वेट में डिफरेंस है और इसके बाद 1/6 है, तो एक टॉपिक्स यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, सो हम यहाँ तक का क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स बनेंगे, फिर देखते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक हमारे जो फॉर्मूला याद हुए हैं वो आपने क्या किया है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ का, दूसरा फ्री फॉल के बारे में समझा कैसे, फिर जी की वैल्यू हमने निकाला, और आफ्टर जी की वैल्यू हमने निकालने के बाद जो मोशन वाला 3 फार्मूला था, जिस फार्मूला को हमने पढ़ा, सिर्फ ए के जगह पे स्मॉल जी डाल देने हैं और एस के जगह पे एच डाल देने हैं। ये बातें आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, सो मैं ज़रूर निकालें। सो आज जो अभी हमने आपके सामने जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कल हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट
या ग्रेविटी के अलोंग, ठीक है ना, ट्रेवल करता है। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आती है, ठीक है ना, तो उस केस में जो न्यूमेरिकल बनेगा, उसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम मोशन वाले चैप्टर का ही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। फ़र्क इतना होगा सिर्फ कि जब आप ए की वैल्यू रखेंगे वहाँ पे आप जी की वैल्यू रखेंगे, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था। मतलब वही 3 फॉर्मूला में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपके इस पे हिट कर जाएगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम्पल 9.2 जो आपके बुक का ही है। अ कार फॉल ऑफ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड 0.5 सेकेंड। लेट्स जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है कि एक कार है जो फॉल होता है, किसी जगह से वो नीचे गिरता है, गिरने में उसको 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे स्ट्राइक होने से पहले का स्पीड आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा उसका लास्ट जो वेलोसिटी है वो किस स्पीड से होगा। तो सबसे पहले बात कि जब कार नीचे गिर रहा होगा, ध्यान रखिए इस बात को अच्छी तरीके से देख लीजिए। कार जब आपका नीचे गिर रहा होता है उस केस में होता क्या है, पहले तो उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से देखेंगे कि जब कार नीचे गिर रहा है, सपोज दैट यहाँ से कार जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और जब यहाँ पे पहुँचने से पहले v की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास v के लिए पूछा जा रहा है, तो और दिया क्या गया है, a दिया गया, मतलब g की वैल्यू दिया गया है, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। समझ गए बात को, अच्छी तरीके से समझ गए सर। आगे की बात बताइए। हमारे पास जो एक फॉर्मूला था वो सिंपल सी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि v माइनस यू बराबर जी टी, ये फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन वाला ही फॉर्मूला है। अब हम a के जगह g लगा देते हैं, हमारे पास v निकालना है, u हमारे पास 0 है, तो सिंपल सी बात है u की जगह पे 0 पुट करोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे v बराबर gt बन जाएगा, क्योंकि u क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। तो ये आपके फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, a के जगह पे g लगा दिया है। अब आप खुद देखो कि हमने g के जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड दिया है और सेकेंड में 0.5 दिया गया है, इसको डेसिमल को हटाएंगे तो भी ये हट जाएगा और हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड की, है ना, पर सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगा ग्राउंड से स्ट्राइक करने से पहले। न्यूमेरिकल है, कॉपी में ज़रूर करेंगे, देखने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो एक तो पार्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा बात ये कहता है कि अगर व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, मतलब एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाता है कि एवरेज स्पीड जो हमने पढ़ा था वो आप खुद देखो कि एवरेज स्पीड के अंदर जो आपने वैल्यू देखा था उसमें था कि एवरेज स्पीड जब निकालना हो ना तो उसके अंदर फॉर्मूला लगा दो u प्लस वी बाई 2, हाँ, u प्लस वी बाई 2 मतलब एवरेज स्पीड निकल जाएगा, है ना, या टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम टेकन निकल जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी था तो आपने क्या किया, 0 प्लस v की वैल्यू 5 आया, अपॉन में 2 करके 2.5 आया है। देखते हैं इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। यहाँ भी वैल्यू यही आया है, u प्लस वी। अब कहोगे सर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कह रहा था कि क्या कह रहा था, मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का दो फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम टेकन। अब उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, उसमें टाइम कितना लगा है, आई बात समझ। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर आप कर सकते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर जब करेंगे तो उस केस में आप देखेंगे क्या कि आपके पास s निकल जाएगा। अब हमारे पास है कि हाउ हाई द लेस फ्रॉम द, मतलब कितना हाइट वो कवर अप करेगा। तो उसको हम देखने के लिए आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हमने जो कवर अप करने के लिए जो बात कही है वो देखना है कि किस एंगल से जाता है, ठीक है ना। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि आपके पास जो हाइट है वो किस लिए आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आपको करना क्या है कि स्पीड आपका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला 3 थे, इसमें एक था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी। अब देखो यहाँ पे u कितना है, 0 है,
टाइम यहाँ पे हमें, तो ये वाला फॉर्म 0 हो गया, हाफ AT² आ गया, ठीक है। जब हाफ AT² आएगा, s बराबर हाफ AT², तो उस केस में आप क्या देखोगे, आपके पास ये हाफ और a के जगह पे मतलब एक्सेलरेशन g है, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड दे दीजिए, टाइम का 0.5 करके जो वैल्यू आया 1.25 आ गया, ये आता है डिस्टेंस ट्रेवल। क्लियर होगी बातें। अब आपने दोनों चीज़ निकाल लिया, वेलोसिटी कितना था, एवरेज स्पीड कितना था और हाइट कितना है, खत्म हो गई ये तीन। यही क्वेश्चन में था, तीनों फॉर्मूला का यूज इसमें बता दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखो, इसमें है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, मतलब आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, एंड राइज टू हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर ऊंचा जाता है, हाइट पे जाता है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, मतलब किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया था, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो सिंपल सी बात है, मतलब यू हमसे पूछा जा रहा है कि किस वेलोसिटी से उसको फेंका, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपके पास पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो यहाँ पे v जो होगा उसका 0 होगा, क्योंकि जितने यहाँ पे 0 होगा तभी ये फिर नीचे आना शुरू होगा, ठीक है। तो v 0 है तो u कितना होगा, क्लियर होगी। अब हमारे पास हाइट भी दिया है, मतलब h बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, सिंपल। तो आप खुद बताओ, आपके पास एक फॉर्मूला है v² - u² बराबर 2as, ये फॉर्मूला आपको बता दिया गया था कि v² - u² बराबर 2gh, ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पे। v² हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, और u का स्क्वायर जो होता है वो u का स्क्वायर क्या होगा, तो u की जो वेलोसिटी है u की निकालने हमें, तो u² यहाँ पे रख देंगे। 2gh मतलब 2 और g की वैल्यू कितना आएगा, तो जो वैल्यू 9.8 होता है 9.8 रख दीजिए। हाइट यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 रख दीजिए, ठीक है। अब आप 8 दूनी 16 के 6, 9 दूनी 18 को 196, 19.6, और अगर डेसिमल में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 196 आ जाता है, जो कि u² की वैल्यू है, -u² की वैल्यू है। क्लियर है। अब आप खुद देख लीजिए कि जब ये वैल्यू हमारे पास आएगा, जब ये स्क्वायर निकालेंगे तो रूट अंडर इधर आ जाएगा, तो यही वैल्यू 196 आपका रूट अंडर है। दोनों तरफ माइनस है, क्योंकि देख लो 9.8 जो है वो अपोजिट ग्रेविटी लगेगा, जैसे हम इसको फेंकेंगे तो ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें अपोजिट ग्रेविटी लगेगा। सो दैट्स यहाँ जो वैल्यू आएगा वो आपको 9-8 होगा। सो क्वेश्चंस को जब आप करेंगे ना तो सेम टू सेम एज इट इज मत उतारा कीजिए, वैल्यूज रखो, वैल्यू रखने के बाद आपको खुद ब खुद आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो u हमारे पास 196 रूट अंडर, दैट मीन्स कि 14 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आप खुद देखो कि दूसरा पॉइंट्स क्या निकालना है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो देखिए क्या निकालना है। कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब t निकालना है। तो जब आपके पास v पता है, u पता है, g पता है, तो t भी निकल जाएगा। तो आपको ये पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या कि v - u बराबर gt, ठीक है ना। अब v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू जो होता है वो वैल्यू हमारे पास है, v की वैल्यू वो 0 हो जाता है, और u की वैल्यू 14 आ गया, तो यहाँ पे आप रख देंगे 14, है ना, यहाँ 14 रख दो। g की वैल्यू आपको 9.8 रख दीजिए, और t निकल जाएगा यहाँ से कि t बराबर कितना होगा, तो 14 उल्टा 9 लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट के 9.8 लग जाएगा। कटिंग करके अब वैल्यू निकाल दीजिए। तो यही काम यहाँ पे इसने किया है, आप एक चीज़ को देख लो यहाँ पे, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.43 टाइम आएगा जब उसको आप डिवाइड करोगे। मतलब मैं ये डिवाइड की बात कर रहा हूँ कि आपके पास 14 था और नीचे 9.8 था। हाँ, इसको हटा के यहाँ 10 डाल देते हैं, 14 सत्ते 14 के 14 77 44 97 7 आ गया, और 10/7 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.43 सेकेंड टाइम आ जाएगा। तो ये टाइम निकालना था। क्लियर होगी बातें। ये दो न्यूमेरिकल आपके पास था जो आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसी के बेस पे अदर न्यूमेरिकल ऑल्सो आएगा। हमें यही चीज़ आएगा कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं
तो उसमें ये चेंजेज होता है। मतलब ये बेसिकली 2 क्वेश्चंस था आपके पास, जिस क्वेश्चन को बेस मान के अगर आप एक 2-3 बार करेंगे तो आगे के क्वेश्चन में आपको नॉलेज मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर होगी बातें? तो जब फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे तो मुझे बता देना कि सर आंसर सही आ गया है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला था। बाकी के क्वेश्चंस जो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल बता दिए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये भी बता दिए। बाकी जो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो कल जो क्लास हमने ग्रेविटेशन का देखा था उसमें 2 न्यूमेरिकल थे, आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि जो इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ आपसे पूछा जाता है, मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मास और वेट, मैक्सिमम लोग तुम कहोगे मास कितना है तो वो वेट ही बताता है, वेट पूछेगा तब भी वो मास ही बताता है। ठीक है ना, वेट पूछेगा कितना वेट तुम्हारा कितना है तो बोलेगा 60 kg, बट वो 60 kg जैसे ही बोल दिया तो वो मास है। समझ में आ रहा है बात? मतलब जो वेट होता है वो फोर्स के बराबर होता है। अगर कोई बोलता है मास वेट कितना है तो 60 न्यूटन बोला जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम वही चीज़ देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये ऑलवेज फिक्स होता है, चाहे कहीं भी ले जाओ उसकी मास वही होगी। अर्थ पे जितनी मास है मून पे भी उसकी मास उतनी ही होगी। लेकिन वेट के अंदर क्या होता है कि अगर अर्थ पे उसकी वेट है 60 तो मून पे उसकी वेट हो जाएगा 10। डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि 1/6 का डिफरेंस जो हम अभी आगे प्रूफ करेंगे। तो आपके पास जो डिफरेंस लिखना है उसमें सबसे पहला लिखेगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लिख लीजिए। दूसरी पॉइंट ये लिखिएगा कि मास ऑलवेज फिक्स होता है, इसका ऐसा यूनिट केजी होता है। वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर मीन्स इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। मतलब एक्सेलरेशन की जो ग्रेडिएटर किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो वेट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेट जो हमारा होता है फोर्स के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि भैया वेट अगर फोर्स के बराबर है तो चलो फोर्स के बराबर लिख लेते हैं, वेट इक्वल्स टू फोर्स आ गया। तो F बराबर m ए होता है, तो आप W बराबर क्या लिखोगे? m इंटू जी, एंड जी की जो वैल्यू है वो होता है 9.8। तो जितना मास दिया होगा, सपोज दैट मास किसी का 10 kg है और आपसे वेट पूछा जाएगा तो आप m इंटू जी लगा देना, मतलब 10 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कि भैया मास जो है स्केलर है, ये फिक्स है, कभी नहीं बदलता, जहाँ भी ले जाओ ऑलवेज फिक्स होता है। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? केजी में होता है। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ये फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन लगता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है जी। स्मॉल जी की वैल्यू कितना होता है? 9.8। अगर आपको कहीं पे मास दिया गया है तो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, अर्थ के ऊपर क्या निकल जाएगा? आपका वेट निकल जाएगा। क्लियर हो गया? यही फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा था। इस फॉर्मूला को आपने देख लिया, m इंटू जी, इसका ऐसे न्यूटन होता है। तो ये बातें आप लिखते भी रहे साथ में, जो बातें बोली जाती है। ठीक है ना? डिफरेंसेस समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एटलीस्ट 4 डिफरेंस तो आप लिखेंगे। अब आती है वेट की बारी कि ऑब्जेक्ट का वेट जो है मून पे कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वेट का फॉर्मूला अगर आपके पास पता है कि वेट हमारा m इंटू जी है, ठीक है, तो इस g के जगह पे अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसका लगाओगे? g का, मतलब मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दोनों में डिफरेंस कितना है सर, कैसे पता चलेगा? मैं कहता हूँ 9.8 से में अगर 6 से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा 1.6 के आसपास आता है, वो जो होगा आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब जितनी फोर्स से आपको अर्थ खींच रही है अपनी ओर से, आप अगर मून पे चलोगे तो फुटबॉल की तरह आप थोड़ा उड़ भी सकते हो, मतलब थोड़ा सा हल्का चलोगे आप। ठीक है ना? मून में ऐसा लगेगा कि आप जैसे स्पॉन्ज पे चल रहे हो। जब स्पॉन्ज के ऊपर चलते हैं ना तो कभी गिर जाते हो, कभी उड़ जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितने का डिफरेंस है?
तो 6 टाइम्स ग्रेटर है, मून से 6 टाइम्स ग्रेटर है अर्थ का। कैसे? तो अब हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास आपके दिए गए दोनों के बीच में, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, आपको पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो Gm/m/r² होता है जी सर। अब इसको हम क्या करते हैं, अर्थ और वेट के साथ कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, ये है हमारा वेट, ये फॉर्मूला, m फॉर मून देख लेना है। इसी तरीके से आपको W अर्थ के लिए E लिख लेना, Gm m है ना, मून के लिए तो यहाँ अर्थ का ले लेना। ये ऑब्जेक्ट का मास है, अपॉन में r रेडियस फॉर अर्थ लिख लेना, सिंपल। अब दोनों में कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? तो W मतलब वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑन अर्थ, ये डाल के देखोगे ये चीज़ कैंसिल हो गया, ये चीज़ कैंसिल हो गया, कैपिटल जी खत्म। तो जो वैल्यू बचेगा वो इस टाइप बचेगा। देखो, जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो ऐसा आ जाएगा। मून पे ऐसे डाल दिया, अर्थ पे डाल लिया और दोनों में डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे ये जो डिवाइड है इसको देखिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करके कितना आया? 1/6। मतलब साफ है कि अगर किसी का वेट ऑन अर्थ अगर दिया हुआ है 60 न्यूटन और आपको वेट ऑन मून निकालना है तो आपको क्या करना है? 1/6 × 60 कर देना, तो हमारे पास 10 न्यूटन निकल जाएगा। देख लो वेट का कितना फ़र्क होता है। ये कंपेयर आपको वैसे तो कम पूछे जाते हैं कि ये करके दिखाओ, लेकिन अगर आपका आता है तो डेफिनेटली ये वैल्यूज़ भी दिए होंगे, क्योंकि याद तो आप कर नहीं सकते कि 5.98 × 10⁻24, 6.37 × 10⁻6। अगर आपसे पूछा जाएगा तो वैल्यू जरूर दिया जाएगा और आपको इसको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपको तरीका हमने पहले बता रखा है कि जो भी नंबर से उनका एक साथ मल्टीप्लाई करो और 10 के पावर वाले को एक साथ आपको प्लस माइनस करने हैं। अगर ऊपर में है तो सारे 10 के पावर को प्लस और नीचे वाले को क्या करना है? ऊपर ले जाके माइनस करने हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस याद रखने की बातें क्या है उसको आप आसानी से याद कर लो। ये चीज़ें, इससे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है उस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, आगे देखिए ये वाला, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, m × g कर देना है, 9.8 से मल्टीप्लाई, ये हमने पहले ही बता दिया। 9.5 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 10 न्यूटन है। व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड इट्स वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑन मून, मून पे क्या हुआ? तो 10 में 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1.67 न्यूटन आ गया। मतलब द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा 1.67 न्यूटन हो जाएगा। तो ये टाइप का भी हम क्वेश्चन कर लिए हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस इस वाले पॉइंट से पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मून 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सलेशन का जो टाइप्स है, अगर 9.8 में 6 से करोगे तो उतनी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होता है। मतलब 9.8 अपॉन में अगर हम ग्रेविटी एक्सलेशन का मून का डाल के डिवाइड करें तो 1/6 आता है। इस वजह से ये बातें होती है। तो हमने अभी देखा मास वेट में क्या डिफरेंस है, वेट के ऊपर क्वेश्चंस कुछ दिए जाते हैं, ये 2 न्यूमेरिकल यहाँ से आपके आ गए हैं, बाकी मोशंस के लाइक क्वेश्चंस थे उसको आपने आसानी से देख लिया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस होता कैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर को समझते हैं कि थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है। प्रेशर तो आपको पता है, थ्रस्ट भी पता है। थ्रस्ट जो होता है एक तरीके का फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? थ्रस्ट जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, और जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के बेस में, ठीक है ना। तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स है एंड अपॉन में एरिया, जो कि प्रेशर बन जाता है। प्रेशर क्या है? तो फोर्स अपन में एरिया भी बोल सकते हैं, थ्रस्ट अपन में एरिया बोलते हैं। फोर्स इसलिए नहीं वहाँ पे बोला जाता क्योंकि फोर्स जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। यहाँ पे उसी फोर्स को लिया जाता है जिस फोर्स को, जैसे मान लो कील को हमें ऐसे किसी जगह पे डालने हैं
तो फोर्स हमें इस डायरेक्शन में, मतलब उस कील की डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज दैट मान के चलो कि हमें ये यहाँ पे कील यहाँ पे इस डायरेक्शन में डालना है, तो फोर्स भी हमें इसी डायरेक्शन में डालना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मान के चलो कि फोर्स मतलब हमें कील ऐसे डालना है या कील ऐसे डालना है और फोर्स मैं ऊपर की डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। प्रेशर मीन्स जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगना है, तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। क्लियर हो गया बात? प्रेशर क्या है? तो सर प्रेशर जो है वो थ्रस्ट अपॉन में एरिया है। मतलब साफ हो गया कि प्रेशर डिपेंड किस चीज़ पे करता है, तो प्रेशर डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है प्रेशर और एरिया में दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का डिफरेंस होता है। इन्वर्सली समझ रहे हो? मतलब अगर आपका फोर्स बढ़ेगा मतलब तो प्रेशर ऑल्सो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास P की बात करेगा, P और T मतलब फोर्स की बात करते हैं अगर, तो जहाँ प्रेशर बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ा होगा, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होती है। लेकिन यहाँ पे एरिया हो गया, मैंने नीचे हो गया, तो अगर हम कहते हैं कि प्रेशर और एरिया में क्या होगा, तो देखो एरिया अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। यही आपको रिलेशन याद रखना है। तो आप साफ याद कर सकते हो कि प्रेशर जो होता है वो थ्रस्ट पर में एरिया होता है, एंड इसके जो ऐसा यूनिट है वो तो पास्कल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है ना, वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। साफ साफ लिखा हुआ है कि फोर्स जो है अगर ऑब्जेक्ट के, है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो यहाँ पे थ्रस्ट की डिफिनेशन आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बुक के अंदर। क्लियर हो गए? तो सर अगर हम कहें कि प्रेशर क्या है तो हम कहेंगे थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है? तो फोर्स है। कौन सा फोर्स? जो ऑब्जेक्ट मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। एरिया तो आपको पता ही है कि एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है। तो प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे। अब आता है ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट, यहाँ पे देख लो, ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया वी गेट ऐसा यूनिट प्रेशर जो कि न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अगर हम इसको फोर्स बोलते हैं तो आपको फोर्स का तो पता न्यूटन होता है और एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा ही मतलब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पास्कल इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप भूल जाते हो कि सर मुझे नहीं याद है कि पास्कल क्या होता है, तो इतना तो याद होगा कि पास्कल प्रेशर का ऐसा यूनिट है। तो प्रेशर का जब ऐसा यूनिट होगा पास्कल, तो आप देखना प्रेशर क्या होता है, तो थ्रस्ट पर एरिया, एंड थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स, तो न्यूटन और नीचे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको लिखने का 2-3 तरीका होता है, जैसे कि आप न्यूटन मीटर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस में ऐसे लिख सकते हैं। तीनों क्रम में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट पास्कल से इक्विवेलेंट कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है। पास्कल को लिखने के लिए आपके पीए का यूज़ किया जाता है। पीए अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। अब आती है बात कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्या होगा। सिंपल बात है, न्यूमेरिकल जो होगा वो एरिया से रिलेटेड होगा। ये आपके पास 9.6 में एक क्वेश्चन है जिसके अंदर साफ साफ देख सकते हैं कि 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक है जिसके आप देख सकते हो इसका बेस एरिया डिफरेंट है। क्लियर होगी बातें? इसका जो बेस एरिया लेंथ 20 एंड 10 है, लेंथ एंड ब्रेथ, इसका जो है 40 एंड 20 है। मतलब साफ है कि आपको दोनों ही उसका क्या उसको बोलते हैं, ब्लॉक का नीचे का प्रेशर निकालना पड़ेगा कि इसके नीचे का प्रेशर क्या है, इसके नीचे का प्रेशर क्या है, किसमें ज़्यादा प्रेशर होगा। तो मैंने क्या कहा था, जिसकी एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, राइट। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 20 × 10 ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो गया कि L × B हो गया, एंड इसका जो हो गया 20 × 40, दैट मीन्स कि 40 × 20 कितना हो गया, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो एरिया है यहाँ पे प्रेशर कम होगा बट एरिया ज़्यादा है। यहाँ पे प्रेशर
ज़्यादा होगा बिकॉज एरिया कम है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पूछा जा सकता है कि इन दोनों ब्लॉक के अंदर प्रेशर किसका ज़्यादा और किसका कम होगा। तो जिसकी एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और जिसकी एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, पहली बात। ठीक है, अब आती है बात कि कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। क्लियर होगी बातें। तो देखो, हर बार इसके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन का आंसर देखने मत जाओ, क्वेश्चंस को देखो कि पहले देखो कि 5 kg का ऑब्जेक्ट मतलब मास है, डायमेंशन दिया गया है ना। फाइंड द प्रेशर exerted by the wooden block on the table top. It is made lie on the table top with its side dimension this, ठीक है, and this. अब आपके पास आता है कि मास हमने दिया हुआ है। अब आप बताओ कि मास आपके पास है तो वेट निकाल लीजिए, क्योंकि फोर्स क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रखे हुए हैं तो फोर्स जो है उसके वेट के बराबर होता है। क्लियर होगी बातें। तो जब फोर्स हम निकालेंगे तो m इंटू जी कर सकते हैं। हाँ, मास इसका दिया गया है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि मास आपका 5 kg है, तो 5 kg तो मास हो गया, इंटू में g की वैल्यू 9.8 डाल लीजिए। तो आप एक सिचुएशन में अगर आप फोर्स निकालते हो m इंटू जी करके, तो मास जितना है इंटू में 9.8 कर दीजिए। अगर 9.8 नहीं 10 करना चाहते 10 कर दीजिए, इसकी जो मल्टीप्लाई होगा 49 न्यूटन आ गया आपके पास फोर्स। ठीक है, अब आता है 49 न्यूटन के नीचे आपने एरिया लगाना है ना, क्योंकि हमें निकालना है प्रेशर। तो जब प्रेशर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स आ गया 49 अपॉन में एरिया हो गया 20 इंटू 10। क्लियर हो गई। अब जब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वो आप देख सकते हो कितना वैल्यू आएगा। चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो आप 100 इंटू 100 से डिवाइड करोगे, है ना, दोनों को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और इसकी वैल्यू न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ये वाला आ गया 2450। क्लियर हो गया। दो सिचुएशन में आपने प्रेशर फाइंड कर लिया। दूसरे में भी सेम काम करेंगे कि अगर हमारे पास उस ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, 5 kg का है, तो 5 kg में आपका फोर्स 49 न्यूटन ही लग रहा है। अब आपके पास मेन एरिया बदल जाता है, एरिया में एक 40 इंटू कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। तो आप क्या करेंगे 40 इंटू 20 से, आप क्वेश्चन में 40 इंटू 20 से क्या करेंगे 800 निकाल लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें अगर 100 एंड 100 से डिवाइड करोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, एक ये आ गया, मतलब 0.008 आ गया। ये वैल्यू आप रखोगे, सॉल्व करोगे 615 आ गया। आप देख सकते हो किसके पास ज़्यादा प्रेशर है, तो ऊपर वाले के पास ज़्यादा प्रेशर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस एरिया है, एरिया लेस प्रेशर हाई। यहाँ पे क्या है, एरिया हाई प्रेशर लो। सो ये आंसर आ गया। दोनों बात आपको समझ में आ गया, आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि एरिया निकालते समय मीटर में वैल्यू होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर है तब भी वो फाइंड कर देते हैं और अपना आंसर निकाल के नक्की कर देते हैं। इस जगह पे गलती करने की चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। सो आपको क्या करना है, जो डायमेंशन जिस मतलब जो भी मैग्नीट्यूड मतलब जिस क्वांटिटी की डायमेंशन जिस फॉर्म में होती है, आप उसको उसी फॉर्म में ले जाना। अगर मान लो टाइम की बात किया जाता है तो टाइम की सेकेंड में रिक्वायरमेंट होती है, तो आप सेकेंड में डाला कीजिए। टाइम की रिक्वायरमेंट अगर सेकेंड में है और क्वेश्चन में गिवन मिनट है तो पहले उसको चेंज करके सेकेंड में लाना होता है। अगर आवर में दिया हुआ है तो भी आप उसको सेकेंड में लेकर आइए। अगर कहीं पे क्वेश्चन में किलोमीटर दिया है, मीटर में नीड है तो मीटर में लेकर आओ, सेंटीमीटर में दिया है तो उसको भी मीटर में लेकर आओ, क्योंकि हर जगह पे जो डायमेंशन लेकर चलोगे तभी फिजिक्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल सही होंगे। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं जिसके अंदर प्रेशर से ऊपर। अब आता है प्रेशर एंड इन फ्लूइड। ये तो नॉर्मल बातें थी कि प्रेशर कहाँ पे, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इनके ऊपर से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कॉज का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आप स्कूल बैग टांगते हो, स्कूल बैग को की जो हैंगिंग है, जो बेल्ट है, उसको ब्रॉड क्यों किया जाता है। ब्रॉड इसलिए किया जाता है कि एरिया ज़्यादा रहेगा तो बच्चों को यहाँ पे प्रेशर कम पड़ेगा। जिसकी ब्रॉड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और वो बैग भी सस्ता होता है, क्योंकि उसी के ऊपर रेट तय होती है। ठीक है,
तो जहाँ किस लिए करना जाता है, प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है। कभी कभी आपने सर्कस में देखा होगा कि एक वुडन ब्लॉक है, उसके नीचे बच्चों को डाल दिया जाता है और उस वुडन ब्लॉक के ऊपर से हाथी को चलाया जाता है। क्योंकि वुडन ब्लॉक बहुत बड़ा होता है तो प्रेशर जो है उस बच्चे के ऊपर कम पड़ता है तो वो कर पाता है, ठीक है। अगर हाथी एक पैर रख दे एक बच्चे के ऊपर सीधा तो ऐसे ही मर जाएगा, लेकिन चूंकि उसकी एरिया बढ़ा देता है वो वुडन ब्लॉक का, और तब जाके बच्चे को तब उस वुडन ब्लॉक पे पैर रख के जाता है तो उस बच्चे ने उस प्रेशर को अच्छी तरीके से, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगा बट एरिया ज़्यादा होने के कारण से वहाँ पे प्रेशर कम महसूस होती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप कोई कील जो है, कील जानते हो ना, वो कील को जब आप कहीं पे मान के चलिए फोर्स अप्लाई करते हो तो कहा जाता है कि ब्लेंड की वजह जो भोंत जो होता है ना, भोंत समझ रहे हो, मतलब अगर वो नुकीला नहीं है तो उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और वो कील टेढ़ा भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उसकी एरिया बढ़ जाने के कारण से प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पर नहीं जाता है, डेट्स वाई वो उसके अंदर नहीं जा पाता है। क्लियर होगी बातें। तो हर जगह पे आप प्रेशर लेस करने के कारण से एरिया बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। इसी के बातों पे आंसर्स आपको देने हैं जब भी क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसे यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे क्यों होता है, ठीक है। तो वो एरिया बढ़ जाने से क्या होगा, प्रेशर कम होगा, इस वजह से ऐसा होता है। अब आती है बात कि फ्लूइड के ऊपर प्रेशर का क्या बात होती है। आप सभी जब बाथरूम में नहा रहे होते हैं और सब ने ये काम किया होगा कि बाल्टी के अंदर आप जो मग है जिससे आप नहाते हो उसको आप अंदर डालते हो, वो फिर ऊपर आ जाता है, उसको अंदर डालते हो फिर वो ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कि होने के कारण भी एक फोर्स अप्लाइड करता है लिक्विड के द्वारा, है ना, और वो फोर्स जो होता है उसी को बोलते हुए बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। एंड ये जो घटनाएं होती है, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड बायोंसी। तो कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय बायोंसी, तो कहना व्हेन ऑब्जेक्ट, है ना, वो एक फुल्ली एंड पार्शियली इमर्स्ड इनटू द लिक्विड, अ फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड on the object, this force is called upthrust force and buoyant force, या उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बायोंट फोर्स, और उस फिनोमेनन को हम कहते हैं बायोंसी। तो तीनों बात एक ही चीज़ों से यहाँ पे आपका लिखा हो सकता है, ठीक है। तो हम अगर इस क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर ऑन द बोतल इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स, buoyant force. In fact, all objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. अगर पानी में डुबोते हो तो वहाँ पे अलग, क्योंकि पानी की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है। अगर कोई अदर लिक्विड है जैसे पेट्रोलियम है एंड अदर कोई ऑयल है, उसकी लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, तो उस पर वो फोर्स डिपेंड करता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो अगर आप कह सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोंट फोर्स, तो यहाँ लिखा है ना बोतल कंप्लीटली, यहाँ पे लिखा है द बोतल कंप्लीटली इमर्स द upward force on the bottle due to the water must be balanced. This can be achieved by the externally applied force acting downward. The force must least equal to the difference between the up force and weight of the bottle. The weight of the bottle. अब ये बात की बात है सर, हम इसको याद कैसे करें? कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें याद नहीं होता, ये याद हम कैसे करें? ठीक है, करा कि ना द नेल सिंक्स, नेल मतलब आयरन नेल मतलब कील की बात कर रहे हैं, वो पानी में डूब जाता है। और उसी लोहे का बना हुआ जहाज जो होता है शिप, वो नहीं डूबता। इसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का कारण क्या है कि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कहना द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल pull it downwards. There is an upthrust force of water on the nail which pushes it upward, but the downward force acting on the nail is greater than the upthrust force water on the nail, so it sinks. अब आंसर दे सकते हो कि देखो एक फोर्स अप्लाई किया गया होगा और नेल भी उसके ऊपर अप्लाई किया गया फोर्स, लेकिन उसका फोर्स नेल इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट फोर्स। नेल का फोर्स जो है, जो इस पानी से लगे हुए फोर्स से इस यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इससे ग्रेटर होता है, इस वजह से वो सिंक कर जाता है। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक आंसर सब दे सकते हो वहाँ पे, हाँ, कि यहाँ पे एक नेल है और ये भी एक फोर्स यहाँ लगाया और ये एक फोर्स यहाँ लगाया। इसकी फोर्स जो होता है इसके ऊपर ज़्यादा होता है और ये कम लगा पूछे, क्योंकि इसकी एरिया कम है, जिस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप अंदर लाइन कर लीजिएगा, क्यों ऐसा होता है,
क्यों ऐसा होता है? तो आप बता सकते हो कि जो नेल इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द नेल, मतलब वाटर के द्वारा उस नेल पे लगाया गया फोर्स लेस होता है उस नेल से वाटर पे लगाया गया फोर्स से। ठीक है, तो ये एक एक्चुअल आंसर है और इसी पे आपको मार्क्स मिलेगा। अल्लाह लल्ला बल्ला लिखोगे तो इससे मार्क्स नहीं लिखता है। सो आपको लिखना वही है जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे तो बेस्ट होता है, बाकी लैंग्वेज आपका कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे आपको क्लिक करा है जिस जगह से क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब यहाँ पे आता है द कॉर्क फ्लोट। यहाँ पे पीछे वाले में देखा था ना एक, ये देखो यहाँ पे कॉर्क जो है ना फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि कॉर्क जो है वो एक फोर्स लगा रहा होगा वाटर पे, लेकिन वाटर भी उस कॉर्क के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। तो अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है एंड जो उस कॉर्क का फोर्स है वो वाटर पे कम है। दैट्स वाई वो कॉर्क क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है नेल सिंक हो जाता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। तो एक डेंसिटी वाला बात तो पहले हमने बोला ही था कि डेंसिटी के कारण से ऐसा होता है। द डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट। क्योंकि देखो अब ये बातें फॉर्मूला से पता चलेगा डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी जो होता है ना, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है डेंसिटी। अब आती है बात कि डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस इज डिफाइन द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही बात लिखा है। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस, डेंसिटी ऑफ कॉर्क लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है, वाटर की डेंसिटी से कॉर्क की डेंसिटी लेस है, इस वजह से फ्लोट होगा। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है ना, कि डेंसिटी ऑफ कॉर्क जो है वो लेस है वाटर से। और नेल के केस में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ जो नेल है वो हाई है वाटर से, मास अपॉन में वॉल्यूम, मतलब जितना पानी उसने हटाया है, जितना लिया है, उससे ज़्यादा मास एंड वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क, सो इट फ्लोट, है ना। दोनों ही आंसर दे सकते हो आप, डेंसिटी से रिलेटेड आंसर दे सकते हो और ग्रेटर फोर्स एंड लेस फोर्स के कारण से ऐसा होता है, ये भी आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, अब आती है दूसरी क्वेश्चन। यहाँ से कॉर्क वाला एंड नेल वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आजकल पूछ सकता है, इसलिए आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, तो नेल का जो डेंसिटी है ना आयरन नेल का, वो ज़्यादा है, इस वजह से वो उसके अंदर क्या होती है, सिंक कर जाता है। अगर वाटर के डेंसिटी से किसी का डेंसिटी भी ज़्यादा होगा तो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, और अगर वाटर की डेंसिटी से हायर होगा तो वो नहीं डूबेगा। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर, मतलब मैंने गलत उसमें बोल दिया है, वाटर की डेंसिटी से अगर किसी का ज़्यादा डेंसिटी है तो वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल, सो इट सिंक्स। तो ये आप अच्छी खासी आंसर्स इससे दे सकते हैं। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो और अच्छा आंसर आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेल, आयरन नेल, डेंसिटी आप कहोगे सर आयरन नेल और आयरन से बना हुआ शिप, तो शिप जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो शिप के मास एंड उसके जो नीचे का जो वॉल्यूम, जितना उसने वॉल्यूम लिया है, उसके रेशियो में देखोगे ना तो वाटर के डेंसिटी से लेस हो जाता है। ठीक है, इस वजह से वो फ्लोट करता था ना। यहाँ डेंसिटी ऑफ आयरन नेल मोर है, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ आयरन शिप जो होगा वो लेस होगा डेंसिटी ऑफ वाटर से, उस जगह पे जितना उसने जगह लिया है, इस वजह से वो फ्लोट कर रहा होता है। क्लियर हो गया। देयरफॉर ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ अ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड। यही कारण है, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस होगा लिक्विड से, है ना, तो वो फ्लोट करेगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगा डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का तो वो सिंक कर जाएगा। सिंपल सा आंसर है, 2 बातें। ठीक है ना। अब हमें ये बातें 4-5 कॉजेज आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। ठीक है, एंड वाई एंड फलाना डिगाना इसमें क्वेश्चन दिया है, वाई इज डिफिकल्ट टू होल्ड स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड इन थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग है। तो वहाँ पे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, अगर पतला होता है ना, थीन होती है तो, और थिक होगा तो
इजीली रख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायोन्सी बता दिए हैं, है ना। व्हेन अ बॉटल एंड एन ऑब्जेक्ट partially and fully immersed in the liquid, a force applied by the object, force applied by a liquid on the object, ठीक है। this force is called upthrust force, buoyant force, and this phenomenon, ये जो अप्लाई करने का जो phenomenon है, जो घटनाएं हैं, उसको बायोन्सी बोलते हैं। ये इसका आंसर हो गया। बाकी सभी चीज़ों का आंसर इस आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ ढूंढा था इसने, आर्किमिडीज ने ही प्रिंसिपल दिया था। क्या कहता है कि जो फोर्स है, आप बताओ फोर्स किसके बराबर होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो इस ऑब्जेक्ट को अब देखने से क्या होता है, देखो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ ना, तो ये जो फोर्स है, ये जो देख रहा है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स किसके बराबर होगा, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो यहाँ इतने ऑब्जेक्ट, इतने जगह का वाटर के वेट के बराबर होगा। एंड फोर्स और वेट दोनों बराबर होता है, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो वहाँ से जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसके बराबर होगा। यही बात लिखे गए हैं जिसको हम अब पढ़ते हैं कि क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। व्हेन अ बॉडी इज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में अगर हम आधा या पूरा उसको डुबोते हैं, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगते हुए दिखता है, जिसके कारण मुझे उसे दबाना पड़ता है, इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट, मतलब वो जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वाटर जो डिस्प्लेस किया गया है उसके वेट के बराबर होता है। क्लियर है। ये लाइन अब अगर आप लिख लेते हो ना, ये लाइन याद कर लो भाई, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि ये देखो इससे क्या क्या मिलता है एक लाइन में आपको बता देते, इसलिए आप यहाँ लर्न करो, बाकी कुछ लर्न नहीं करो तो भी चलेगा। ये बातें लर्न कर लो। अगर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लिखता है तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी आपको याद हो गया इससे। और अगर आपका सीधा बायोन्ट फोर्स पूछता है तो लिखिएगा व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, है ना, अपवर्ड फोर्स, दिस फोर्स इज अपथ्रस्ट फोर्स, बायोन्ट फोर्स, ठीक है, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड बायोन्सी। तो बस लास्ट का लाइन आप कर सकते हैं, दिस इज बायोन्ट फोर्स, दिस इज अपथ्रस्ट फोर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड बायोन्सी। एंड यहाँ पे अगर पूछता है तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब फोर्स जो है इक्वल होगा डिस्प्लेस वाटर के वेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए, ये पूछे जाते हैं 100% पूछे जाते हैं। तो बस इसके आगे कुछ नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हैज मेनी एप्लीकेशंस, इसके ऊपर क्या एप्लीकेशंस है वो देख लीजिए। इट इज़ यूज्ड डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, मतलब शिप की डिजाइनिंग करते हैं तो इसी आर्किमिडीज की प्रिंसिपल पे करते हैं, अगर कि कितना इसका वेट होगा, है ना, कितना वेट इस पे लगेगा, कितने लोग होंगे, सब इनको डिजाइन किया जाता है। एंड सबमरीन जो होते हैं जो वाटर के नीचे जाते हैं उनको भी डिजाइन करने का यही तरीका होता है। लैक्टोमीटर्स विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, है ना, सैंपल ऑफ मिल्क, पानी किसी दूध में कितना पानी मिला हुआ है, इनको भी हम मेजर करने के लिए इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। एंड हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आप वहाँ से क्वेश्चन दे सकते हो कि यूजिंग, मतलब डिजाइनिंग शिप मॉडल, डिजाइनिंग सबमरीन्स, लैक्टोमीटर्स, हाइड्रोमीटर्स। लैक्टोमीटर क्या करता है कि कितना पानी है, प्यूरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है। एंड हाइड्रोमीटर क्या करता है, डेंसिटी ऑफ वाटर को, लिक्विड जो है ना वो चेक किया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, सिर्फ आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। यहाँ से बायोन्ट फोर्स पूछे जाते हैं, बायोन्सी पूछी जाती है। तो जो बायोन्ट फोर्स है वही अपथ्रस्ट फोर्स है और ये होने वाली घटनाएं को बायोन्सी बोला जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब वो जो अपथ्रस्ट फोर्स है, वो दो फोर्स है वो इक्वल होता है वहाँ से हटाए गए लिक्विड का, है ना, कितना डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर का। एंड जो आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो बस वहीं पे है, वो आपके थ्रस्ट प्रेशर से पूछे जाएंगे एंड यूनिवर्सल लॉ पे, स्मॉल जी पे,
ये एंड वेट ऑफ मून एंड अर्थ के ऊपर। ये कर लीजिए, आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। बाकी हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जो इस चैप्टर के अंदर जितने न्यूमेरिकल हैं उसको डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम कितने न्यूमेरिकल तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिड टर्म में हो या फाइनल टर्म्स में हो। फाइनल टर्म्स में आपके ये वीडियो काफ़ी ही आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बताएंगे वो 100% आपके एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।